अली अकबर नातिक साहब 22 दिसंबर 1974 को ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान के गांव में पैदा हुए। आपके आबा और अजदाद ने फैजाबाद से हिजरत की, जो कि लखनऊ से नजदीक एक शहर है, और 20वीं सदी के मोड़ पर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पहुंचे। और फिर हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान 1947 में उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की और ओकाड़ा में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। उनकी शायरी की पहली किताब बेयकीन बस्तियों में 2010 में शाया हुई। फिर मुख्तसर अफसाने की किताब कायम दीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2012 में शाया हुई। इन दोनों कुतुब को यूबीएल और ऑक्सफोर्ड अवार्ड दिया गया। आपका पहला नॉवेल नौलखी कोठी है, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया और पेंगुइन से शाया हुआ। और इस साल आपका एक और शानदार नॉवेल कूफे के मुसाफिर शाया हुआ, जो कि क़ारईन में बहुत मकबूल हुआ। शमसुर रहमान फारूकी, जो उर्दू के अहम नाकिद हैं, फरमाते हैं नातिक के लिए अब यह हुक्म लगाना मुश्किल है कि उनकी अगली मंजिल कहाँ तक जाएगी, कि हर बार वो पहले से ज्यादा चौंकाते हैं। उनके तमाम काम में ताजगी है, रिवायत और तारीख का शऊर हैरत ज़दा करने वाला है। आदाब पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके आने का, मिलने का बहुत बहुत खुशी हुई। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और सर फिर बस डायरेक्ट डाइव करते हैं हमारे सवालों पे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका लिखने का रीज़न क्या है, आप क्यों लिखते हैं? देखिए, लिखने का रीज़न तो हर एक का अपना अपना होता है, कई मकासद तो होते हैं, लेकिन मैं जो मेरा तस्वर है वो ये है कि जो कुछ मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, बिल्कुल मैं अपनी ज़ात के हिसाब में से जो मुशाहदा करता हूँ वो वैसे ही मैं दूसरों तक पहुँचा दूँ। हो सकता है कि कुछ पढ़ने वाले मेरे उन नज़रियात से, मेरी उन मुशाहदात से आगाही लें और वो हम आहंग होने की एक हाल निकल आए। हमारा जो मुआशरा है पूरे का पूरा, वो अमूमी तौर पर ज़्यादातर लोग लाइल्मी पर कर रहे होते हैं, लाइल्मी पर काम कर रहे होते हैं, भोले होते हैं, सादा अनरिफ्लेक्टिव लाइफ गुजारते हैं, और उनको किसी तरफ भी कोई लगा दे तो वो चल पड़ते हैं। तो एक अदीब का या एक शायर का फ़र्क होता है कि वो सोसाइटी को चीज़ों के मुतल्लिक़ आगाह करे कि ये ठीक है, ये गलत है, इस तरफ नहीं जाना। और वो सबसे बेहतर तरीका जो है वो अदब है, फिक्शन है, लिटरेचर है, बिल्कुल, क्योंकि वो मिसमराइज कर जाता है आपके अंदर। बिल्कुल, वो फिर एक्टिव हो जाता है इंसान, चौकन्ना हो जाता है, एक डायरेक्शन देता है। हाँ। और आपको एक क्या वो बड़ा साफ रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन वो उसको पता चलता है कि शायद यहाँ पे कुआं है, तो वो एकदम रुक जाता है। और जिंदगी आसान नहीं है, सादा नहीं है, पेचीदा है, लोग पेचीदा हैं, बिल्कुल यार हैं, धोखा देते हैं। बिल्कुल। तो एक इंसान का सबसे अहम फर्ज ये है कि वो धोखे से बचे, जारी और चालाकी से बचे, और लिटरेचर ये काम करता है। इंटरेस्टिंग। तो किस तरह के डिसेप्शंस को आप कंसीव करते हैं, यानी यही मैं इकोनॉमिक या सोशल या रिलीजियस? जैसे आपकी एक कहानी अभी मैं कल ही देख रहा था, एक दफा दोबारा ज़ियारत का कमरा, तो उसके अंदर जो है वो आपने एक तरह का डिसेप्शन है सोसाइटी का, जो लोग हैं चाहे वो डिवाइड के इस तरफ हो, सुन्नी या शिया तरफ, लेकिन जो कमज़ोर तबका है, जो लोग यानी महरूम तबके से हैं, पिछड़े हुए तबके से, हाशिए पर हैं, उनके साथ एक ही सलूक है लोगों का। ये बहुत अच्छी बात की, और इस अफसाने को लिखते हुए भी मेरा ज़ाहिर है वही सब्र है। मैं देखें, पूरी दुनिया एक दूसरे से लिंक है, यानी हर शय एक दूसरे से कनेक्ट है। फितरत इंसानों के साथ कनेक्ट है, और जितना भी आप दूर फैलते चलेंगे आपका कनेक्शन भी फैलता चला जाएगा। ये बात हमें बहुत जबरदस्त, ये तो एक खूबसूरत बात है, करनी चाहिए, और इस पर करना चाहिए। सर आपने एक जगह कहा, सॉरी आप कंटिन्यू, मैं उसका थोड़ा सा जवाब वो जो करता हूँ। तो ये जो कनेक्शन है ये मुतासर करता है जहनों को। तबकात कितने ही आपको इंसानी फलाह की तरफ तवज्जो दिलाने का, दावा रखने का वो करें, तो उनके जो सोसाइटी, उसके निचले तबके की जो लहरें होती हैं वो हमेशा ईंधन बनती हैं। बिल्कुल। और वो ईंधन क्यों बनती हैं ये बताना अदीब का काम है।
वाह। तो उसको वो कैसे निकल सकती हैं? वो अपने शऊर से, अपनी सख्त मेहनत से। दुनिया जो है ना, मर मर के जिए जाने का नाम है। यहाँ पे आसानी और तन आसानी तो बिल्कुल आपको मार देगी, ठीक है ना, हरकत। तो वो जो ज़ियारत का कमरा आपने कहा है, वो सोसाइटी को बदलने के लिए, अपना मयारी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको अकली तौर पर बहुत बुलंद होना चाहिए। बिल्कुल। चीज़ों को कंट्रोल में लाएंगे तो आपकी बका है, अपना नहीं है। और वो लोग जो खवातीन है उस कैरेक्टर की, वो बहुत हसास है उस बच्चे को लेके, जो खादिम नाम का कैरेक्टर है। लेकिन वो सोसाइटी जिस तरीके से जुल्म पे डेवलप हो चुकी है, चाहे आप खैर के नुमाइंदे की पैरवी क्यों ना कर रहे हो, बिल्कुल, लेकिन आप सोसाइटी से लाशऊरी तौर पर कनेक्ट हो चुके हैं, और वो सोसाइटी आपको इनडायरेक्टली दाल बना चुकी है। बहुत जबरदस्त बात कही आपने, कमाल। वाह वाह। अब मेरा सवाल है, इसी से रिलेटेड आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह आप ज़िंदगी को देखते हैं कि ज़िंदगी जो है वो, एक और जगह भी शायद आपने कहा है कि ज़िंदगी जो है वो सफरिंग है, तकलीफ़ है, तकलीफ़ का दूसरा नाम है। तो फिर अगर इतनी मुश्किल है तो इंसान जिंदा ही क्यों रहे? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। देखिए, इंसान जिंदा इसलिए रहता है कि ये जो हयात है ना कायनात की, इसका ताल्लुक ही तहर्रुक से है, हरकत से। इसलिए इसको जिंदा रहने की जरूरत है। अगर हरकत नहीं है तो ये ईंट पत्थर है, वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ, बेफिक्र रहे। अगर वो सोच नहीं रहा, उसको देखें, अगर एक इंसान को अपनी इज्जत का, आना का एहसास ही नहीं है, अपनी गुर्बत जिल्लत जहालत का एहसास नहीं है, तो आप ये कह रही हैं कि वो जिंदा ही क्यों रहे? दरअसल वो जिंदा है ही नहीं। ये जिंदगी तो शऊर के साथ है ना, बहुत अकल के साथ है ना। अगर आपको अपनी बेइज्जती का एहसास ही नहीं है तो आपकी कौन सी बेइज्जती? अगर आपको अपनी जिंदगी का एहसास ही नहीं है तो कौन सी जिंदगी? तो फिर तो हशरात उलट है ना, कीड़े मकोड़े हैं, पत्थर है। अक्ल दिमाग के साथ इंसान है, शर्फ अक्ल के साथ है। और दिल, और देखिए, दिल जो है और दिमाग जो है, ये दोनों कनेक्ट है ना एक चीज से, ये एक दूसरे से मिलके काम करते हैं ना। तो एक चीज बंद हो जाए तो दूसरी। अच्छा, ये जिंदा रहना इस सोसाइटी में, आप ये ना समझें कि ये जो 10 अरब की या 5-7 अरब की आबादी है ये जिंदा है, इसमें से 500-700 ही जिंदा होंगे इंसान। सही बात है। बाकी तो आप गधे घोड़े वो भी चारा खा रहे हैं, दूसरे भी खा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इंसानों के लिए, अपने तबकात के लिए सोचने वाला तकलीफ में जाएगा। क्यों तकलीफ में जाएगा? उसको एहसास है, वो मौत से नफरत करता है, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। वो मौत जो जिंदा रह के चलते फिरते हासिल होती है, उसको उस मौत से नफरत करता है। क्या कहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। वो तो कुदरती तबई मौत है जिस्म की, जिसमें उसको जाना ही जाना है। लेकिन असल मौत ये है कि आप जिंदा रह के भी मुर्दों में शामिल हो। क्या बात है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अपनी, जब आपने लिखना शुरू किया उस दौर के बारे में बताया कि आपको किन लोगों ने रिकग्नाइज किया और क्या वो यानी मोटिवेशन थी कि आपने लिखना शुरू किया? मैं असल में छोटा ही था तो पढ़ने से शुगल था मेरा। सर, मेरे घर के सामने यूनियन काउंसिल का दफ्तर था, वो मुस्ता जैदी साहब ने यूनियन काउंसिल का संग बुनियाद रखा था। अच्छा, उसमें लाइब्रेरी थी एक, मशहूर मुस्तफा जैदी जो शायर थे। सही से। वो हमारे गांव मॉडल विलेज था, और उसमें यूनियन काउंसिल भी थी, उसमें एक हाई स्कूल भी था। तो उसमें लाइब्रेरी यूनियन काउंसिल की वो मुस्ता जैदी साहब ने बनवाई थी। तो वो डीसी थे उन दिनों। सही बात। सही। तो वो मैं उस लाइब्रेरी से बहुत छोटी छोटी किताबें थी। सही। वो ऐसे ही दीवार से छलांग लगा देते थे। यूनियन काउंसिल सामने था हमारा घर। बल्कि उसके छोटा सा ग्राउंड था, उसमें खेलते भी थे। बहुत सारे दरख्त थे, उसमें परिंदे थे, बड़ा उसमें मजा आता। तो वो लाइब्रेरी से किताबें पढ़ता था, बड़ा मजा आता था। फिर हमारा स्कूल था, स्कूल की लाइब्रेरी भी थी, और वो स्कूल हमारा
70 में बना था। वाह, तो अंग्रेज दौर में काफी तारीख है। उसमें भी एक लाइब्रेरी थी वहाँ। वो स्कूल मौलवी करीमुद्दीन और मौलवी आजाद ने उसकी आगे बनाया, इतना पुराना। क्या बात हुआ। तो उसमें लाइब्रेरी में भी मैं, अगर जब उस्ताद किताबें नहीं लेकर रात को मैं चोरी करके ले जाऊँ, मेरा घर स्कूल के करीब ही था। सारी किताबें लाइब्रेरी की ऐसा था मेरे घर में जमा हो गई। वाह वाह। तो असल में मैंने 30 साल की एज तक, 32 साल की एज तक सिर्फ पढ़ा है। वाह, हजारों अफसाने, फिक्शन, तारीख, ज्योग्राफिया, ये सब चीजें। सही सही। तो एक तो मुशाहदा, दूसरा मेरा, आप गांव जो होता है ना बड़ा स्लो होता है, सुस्त होता है, चीजें आप आराम से देख सकते हैं। उसकी शाम आराम से गुजरती है, दोपहर दिन सूरज आराम से तुलू होता है, वाह, नजर आती हैं, तुलू व गुरूब नजर आता है गांव में। सही। तो नॉवेल के जो परिंदे आते जाते नजर आते हैं, तो चीजें खुल के देख सकता है इंसान। सही। और बड़ा स्लो देख सकता है, तो वो आपको वो उस जुज़ में पूरा कुल नजर आ जाता है कायनात का। ये गांव की जिंदगी का एक फायदा है। तो ये मुतालिया, ये मुशाहिदा और वो मुशाहिदा, और तीसरा घर की सोहबत ऐसी थी कि सबको शायरी का शौक था, लोग दास्ताने, और ये वाले साहब तो चचा था मेरा उनके, तो वो एक दास्तान गोई का एक रुझान था हमारे गांव में। दास्तान गोई का एक रुझान था, इकट्ठे हो जाते थे एक बंदा बात। तो वो बचपन में अंदर से जो है ना वो, तो शुरू में छोटी मोटी कहानियां तो लिखी, लेकिन मुझे पता था कि ये कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मुताला आपको बता देता है शायरी के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने 2008 में मैंने फिर कहानियां बाकायदा लिखी, जो आज मैं एकदम 5 कहानियां अजमल कमाल के रसाले में छपी। पहली दफा 5 कहानियां अजमल कमाल के रसाले में छपी आज। और मेरी पहली दफा 10 उसी साल ही, उसी महीने में ही नज़्मे आसिफ फरकी के रसाले दुनियादार में छपी। और उन्हीं पर ही उसी दम ही डॉन में और दी न्यूज में आर्टिकल लिखे गए उन पर, कहानियों पर और नज़मों पर। और उसी वक्त ही वो फारूकी साहब के पास पहुंची, तो उन्होंने भी लेटर लिखे इनको कि ये बड़ी की एक खबीस चीज पैदा हुई है। उन्होंने तो आपको लिखा कि इसका सफर जो है अभी पता नहीं हमें कि कहाँ रुकेगा वो। फिर उन्होंने काफी लिखा मुझे। जैसे इसी बात से आपने अपनी हिस्ट्री की बात की कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरा ये सवाल है कि आप क्या किस्मत में या एक डेस्टिनी में या एक लाइफ की पाथ पे बिलीव करते हैं कि जैसे आप जो है एक बहुत छोटी सी जगह से थे, और मैंने जो पढ़ा आपकी हिस्ट्री के बारे में कि थोड़ी डिफ़िकल्ट भी, मुश्किल भी थी आपकी लाइफ, इनिशियली काफ़ी मुश्किल थी, और उधर से फिर आपने जो है ये लिखने का सफ़र शुरू किया। तो क्या आप डेस्टिनी में या किस्मत में बिलीव करते हैं कि? देखिए, जो किस्मत पे बिलीव करता है ना, वो फिर खुदा उसके साथ वही किस्मत वाला ही हाल करता है। देखो, वो सीधा सीधा कुरान में है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए उतना ही मैंने रखा है जितनी वो कोशिश करेगा। तो किस्मत तो खुदा ने नहीं बताएगा ना कि किस्मत भी। हाँ, किस्मत क्या चीज है, ये मैं इसको दूसरे मानी में लेता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया अक्लो खिरत के साथ, और उसका नतीजा आपके कोई हादसात उस नतीजे पर असरअंदाज हो जाए। ठीक है ना, मतलब आपने एक बड़ा मकान बनाया और अगले ही दिन कोई जलना आ जाए, तो ये इसको तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक मकान बनाया और अगले ही दिन ये ऐसे ही गिर जाए। कंप्लेसेंट आप बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, और आप अब यार कुछ कर ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि अल्लाह ही कर देगा, तो अल्लाह तो नहीं करेगा। ठीक है, तो किस्मत दरअसल हादसा है, जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और फिर इंसान, लेकिन हादसे रोज नहीं होते, हादसे जिंदगी नहीं है। हादसा कहते ही उसे है जो जिंदगी का हिस्सा ना हो, ऐसे ही कहीं से वारत हो जाए। अब जंप करते हैं और आपके एकदम रीसेंट नॉवेल के ऊपर बात करते हैं। जी जी, जो कि बहुत ही कमाल है, और हम चाहते हैं कि क्यूबा के मुसाफिर का आपको कैसे आइडिया आपने कंसीव किया, क्या सोचा कि मुझे इस मौजू के ऊपर लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से खाल खाली मेरे एक हमारी वो है एक कतरा खून, उन्होंने लिखा था।
मैं आपको एक बात में पहले तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप उनको बात करने नहीं दे रहे। वो देख रही हैं, आपको अचानक आप कॉल कर देते हैं, लेकिन ठीक है, वो मैं खवातीन के हक की जो बताओ रही, हम भी उसके दाई हैं। अच्छा, वो कूफा के मुसाफिर पर जो बात है, ये असल में ये एक बड़ा काम था और ये एकदम नहीं हुआ। आपके लाशौर में चीज़ें चलती रहती हैं, फिर पहले शौर में आती हैं, फिर शौर में फैसला होता है कि सही इस काम की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर ये काम होता ही है कि हर आदमी तो कर ही पाता। अच्छा, मसलन कैसे कि जो भी चीज़ बनती है ना, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है पीछे से। कोई फितरी, कोई गैर फितरी, कोई शऊरी, कोई लाशऊरी। मसलन अगर पहले तो मैं सबसे पहली बात तो यह है नावल लिखने की कि मैं अदीब हूँ, अदीब होना चाहिए। फिर ये है कि मेरा तारीखी पस मंजर क्या है, फिर मेरा ये है कि जगराफियाई पस मंजर क्या है, फिर ये है कि मुझे तारीख से कितनी दिलचस्पी है। अच्छा, फिर क्या है कि मेरा नजरियाती जिंदगी का नजरिया है, जिंदगी क्या है, ठीक है। फिर मैं किरदारों से कितना वाकिफ हूँ, फिर उन किरदारों की नफ्सियात से कितना वाकिफ हूँ, फिर मुआशरों से कितना वाकिफ हूँ, फिर मैं जो बोध है दो जमानों का, उनको मिलाने में कितना माहिर हूँ। तो ये सैकड़ों चीजें, हजारों चीजें जो हैं, ये इनका एक बाकायदा पैकेज होता है जो 1 या 2 साल में नहीं बनता, 4 साल में नहीं बनता। ये आपकी जिंदगी के पैदा होने से ही शुरू हो जाता है। हो सकता है कि इस नावल में कोई ऐसी चीज हो जब मैं वो मेरे मुशाहिदे में उस वक्त आई हो जब मुझे ख्याल ही ना हो कि मैंने नावल लिखना है या मैंने कोई अदीब भी हूँगा, तो वो 20-30 साल बाद वो उस लिखते हुए उस लाइन में कहीं, तो एक एक लाइन में अपनी पूरी जिंदगी का पैकेज आ रहा हो, जिसके जरिए से वो चीजें ये जबरदस्त बनती हैं। बिल्कुल, एकदम में कोई अदीब नहीं बनता। यानी आप फैसला नहीं करते कि मैंने अभी लिखना है तो मैं लिखना शुरू करूं और वो चीज बन भी जाए, फिर वो वैसे ही बनती है जैसे आजकल के लोग वो काम कर रहे हैं, वो नतीजा भी वही निकलता है। तो ये जो कहते हैं कि नाटक की किताबें बहुत पढ़ी जाती है, मुतासिर कौन है, तो उसका मेरा कोई कमाल नहीं। दरअसल वो जिंदगी का जो पैकेज है ना पिछला, वो पूरा प्रोसेस है। तो लिखते हुए वो प्रोसेस हर लफ्ज में वो बाकायदा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपका मुशाहदा, आपकी सैर व तफरीह, आना जाना, वो तो जमानों का सफर होता है। तो सर, क्या राइटर को, क्या जो ऑथर है, जो अदीब है, क्या वो अपनी कहानियों में बहुत नुमाया होता है, या यानी कहने का मतलब कि आर्ट को कहा जाता है कि वो यूनिवर्सल है, कि वो हर इंसान को अपील करती है, लेकिन जो अदीब है, क्या वो अपनी हिस्ट्री को और अपने आप को अगर वो उस टेक्स्ट में लेके आए तो वो उसकी यूनिवर्सैलिटी के लिए अच्छा है या बुरा है? क्या ख्याल है इसका? ये सवाल जरा पेचीदा है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि पहली बात तो ये है कि जो अदीब होता है ना, राइटर जो होता है, उसको अपने फन में जब वो लिख रहा हो तो उसको उठा के एक तरफ रख देना चाहिए, अपने आप को। इन्होंने नावल पढ़ा या अफसाने पढ़े, आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि ये नाटक का दिखाओ, नाटक साथ जाता लाशऊरी तौर पे वो किरदार ही सामने हो। अगर अपने आप को आके तो आप तो खुद हीरो बन गए और वो जो किरदार है वो तो बेचारे दब जाएंगे। तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। आपने अपने वो जो करते हैं करने दें, आपने उनकी जबान बोलनी, अपनी जबान नहीं बोलनी। अगर आपने अपनी हमदर्दियां उसमें दाखिल कर दी तो आप किरदार के साथ जुल्म करेंगे। मसलन मैं आपको, मुझसे दिल्ली में एक दफा ये सवाल हुआ इसी बात पर कि नादिर साहब, आप किरदार को उसकी हालत पर छोड़ देते हैं और वो इतना बेबस और बंदे को तड़पा देता है, आपको रहम नहीं आता कि आप किरदार को इतना तना छोड़ देते हैं और कम उसके साथ कोई तो अच्छा सलूक होने दें। सही। और खुद मैंने कहा देखें, जब उसकी मुसीबत में हकीकी जिंदगी में मैं उसके साथ नहीं होता तो मैं लिखते हुए अगर उसकी हमदर्दी में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ सही, और उस किरदार के साथ जुल्म कर रहा हूँ। वो तो वही होना चाहिए
ठीक है, उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है। अगर मैं उसके साथ थोड़ा सा कम कर दूंगा अपना वो दर्द उसका अपने कलम के जरिए, तो उसका तो दर्द वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन मैं बदयांती कर रहा हूँ। ठीक है, तो किरदारों में जब आप लिखते हैं उस वक्त एक राइटर को बतौर अदीब गैर जानबदार खड़ा हो, एक बार उसका जो जालिम तरीन करेक्टर है वो भी उसका महबूब तरीन करेक्टर हो जाता है, जो उसने उसके साथ इंसाफ करना उसके किरदार के साथ। ठीक है ना, उसको उसी तरीके से बनाना जैसे वो है, उस पर उतनी तवज्जो देनी है जितनी तवज्जो का वो हकदार है। इसमें आप देखा ना कि इब्ने ज़ियाद जो है, मुझे उससे नफरत है बतौर इंसान, बिल्कुल, लेकिन बतौर वो कैरेक्टर जो है वो अगर मैं उसका वो पूरा वो शीशा नहीं दिखाऊंगा तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा तो वो मेरा पूरा एक खराब हो जाएगा, वो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये एक तो ये, दूसरा ये कि अदीब का नजरिया जो होता है वो बोल के नहीं आता, यानी लेक्चर नहीं देता, सही उसके किरदार बोलते हैं, वो चुप होता है, किरदारों के अमाल जो है वो काम कर रहे होते हैं। अगर उसका कोई अदीब का नजरिया है भी तो उन किरदारों के जरिए से आए तो वो काम होगा, और फितरी तौर पे ना कि जनाब बार बार खड़े होके वो लेक्चर शुरू कर दे औरत की मजलूमियत पर। तो ये उसका वो आप समझ लें कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा होगा लोगों को, और वो अदब नहीं लग रहा होगा। तो ये है इसमें मामला। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड आंसर सर, लाइक इट। तुम पूछो अब सवाल करो। तो कूफे के मुसाफिर जब आप लिख रहे थे तो मैं देखा था कि आप जाते थे अरब ममालिक और वहाँ के इलाकों की भी मेरे ख्याल से आप यानी देखते थे, उनको जाके ऑब्जर्व करते थे, और यानी इसके अंदर काफी यानी डिटेल्स को आपने कैप्चर करने की कोशिश की। एक आपने कैरेक्टर ऐसा है जो इंडिया से आया है तिजारत करने, और जिसके बारे में पता चल जाता है इमाम को, तो तो कहता है वो तनूख है, वो इंडिया से एक कूफे में है जो इंडिया का है, एक जो है मदीने में है वो शाम का है, तनूख वो ताजर है, ताजिर जी, हाँ वो अशरफियों का उसका सिक्के डालता है। एक इधर का है वो कूफा में तिजारत का माल, घोड़े और वो इंटरनेट। तो खास बात मुझे ये लगी कि आपने जिस तरीके से इमाम हुसैन को प्रेजेंट किया, आपने दिखाया कि वो एक नया लिबास पहन के, आप जब करबला के एकदम सब शहीद हो जाते हैं नया लिबास पहनते हैं, आप वो आते हैं। तारीख दान को यजीद ने ये हुक्म दिया था कि अगर राय बराबर भी हुसैन खौफजदा दिखाई दे तो पहाड़ बना के दिखाना। लेकिन तो आप इस आपके जहन में क्या एक कैरेक्टर, इमाम हुसैन का जो कैरेक्टर है और ये जो करबला की ट्रेजेडी है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, हुसैन का किरदार इसीलिए लाफानी है, ऐसा किरदार है कि कायनात में दूसरा किरदार ऐसा पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आपको उसकी एक छोटी मतलब अमीरुल मोमिनीन, तो अमीरुल मोमिनीन है, तो एक दफा अमीरुल मोमिनीन जब कूफा के लोग जंग के लिए नहीं निकल रहे थे तो इमाम ने खुतबा दिया और कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी नुसरत का बड़ा मुंतजर रहूंगा, खुदा की कसम तुम बैठे रहोगे तो भी मैं अकेला उस फिरौन के मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा, हत्ता कि मैं खुदा को अपनी जान सौंप दूं। ये बाप का है, और घोड़े पे बैठे और अकेले कूफा से निकल पड़े तलवार ले अकेले। लोग पीछे भागे के मौला रुक जाए। अब उसका बेटा हुसैन है। बात चीजें मैं आपको बताऊं, रसूल ने कहीं अली ने अमल किया, कुछ चीजें अली ने कहीं हुसैन ने उन पर अमल किया, तो उसी लाखों का मजमा नुसरत में खड़ा हो तो अली जो है वो उसी दबदबे और दलेरी के साथ मैदान में खड़ा होगा। अगर वो मजमा हट जाए तो अली का कदम उसी ताकत और उसी जरूरत और उसी एतमाद के साथ मैदान में खड़ा होगा। बिल्कुल, लिहाजा हुसैन के साथ एक आदमी नहीं खड़ा हुआ तो हुसैन का
जो एतमाद है, जो आप खुदा पर भरोसा है, वो अली के उस फरमान की तरह वो अकेला मैदान में वो खड़ा हुआ। अच्छा, अब देख कि ये जो न्याजमंदी है ना, न्याजमंदी और बेनियाजी दो लफ्ज है। न्याजमंदी ये है कि आप लोगों पर इन्हिसार करते हैं जी। खुदा का और इंसानों का, यही एक मतलब वो है कि वो बेनियाज है, किसी पर किसी की जरूरत नहीं है। और इंसान जो है वो न्याजमंद है, उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हुसैन की मैदान जंग में बेनियाजी है, वो इब्राहिम की बेनियाजी है। इब्राहिम कह रहा है कि वो नमरूद को उसने कहा कि मैं अपना लश्कर लेके आऊंगा, तुम अपना। तो नमरूद ने बड़ा लश्कर जमा कर लिया। तो जब वक्त आया तो हुसैन वो इब्राहिम एक लाठी लेके तो मैदान में खड़ा हो गया। नमरूद ने कहा तेरा लश्कर किधर है? कहा कि मैं हूँ और मेरा लश्कर अल्लाह है। वाह। तो सर ये जो दिलेरी है, ये जो ब्रेवरी की आप बात कर रहे हैं, जिस पैशन से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उस ब्रेवरी को और उस दिलेरी को, तो ये एक नॉर्मल इंसान जैसे हम जो हैं बड़े नॉर्मल इंसान है, क्या हमारी लाइफ में भी ये जो एक ट्रस्ट है, गॉड के ऊपर ट्रस्ट, क्या आपकी लाइफ में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ट्रस्ट जो होता है ना, वो मैंने कहा ना कि वो एकदम से नहीं आती। आप कहाँ रह रहे हैं, आप किन के साथ रह रहे हैं, आप किन को देख रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं। तो ट्रस्ट जो है, देखिए मैं यकीन माने कि मैं बिल्कुल इतना दलेर नहीं था, मैं अभी भी कोई नहीं, लेकिन अब बहुत से ज्यादा दलेर हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने हुसैन और अली के साथ तारीखी तौर पर चला हूं। तो 1400 साल में उनका किरदार की जो बाकी है उसके साथ मैं सफर कर रहा हूं, तो मुझ में भी तो कुछ आएगा ना असर। और जो अली और रसूल के साथ रह रहा है, जो फातिमा का बेटा है, उसके साथ तो वैसे वहीं से पैदा होगी ना वो बेनियाजी और दलेरी और वजूरत। और हुसैन जो लिबास तब्दील करता है और कहता है कि तो वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, वो कहता है ये कौन लोग होते हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये हक के साथ नहीं खड़े, तो ये मुर्दा है सब, जिंदा मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैं हक के साथ खड़ा हुआ हूँ। और यही वो जिंदगी है कि जो खत्म नहीं हो सकती। अब देखें हुसैन वहां पे जाके, आपने तो पढ़ा ना जो रजस पढ़ते हैं जी, उस रजस को कोई इंसान पढ़ ले, उसके 14 तबक रोशन हो जाए। तो सब मारे गए, एक आदमी लाखों का मजमा खड़ा हुआ है, हजारों की फौज खड़ी और एक आदमी खड़ा हुआ है उनके लिए लड़ने के लिए। अब मुझे देखे कि वो कितने बुज़दिल हैं कि लाखों खड़े हुए हैं एक आदमी के कत्ल करने के लिए, और अपने लिए नहीं, अपने आका के लिए। तो सर एक ऐसे आका के लिए जो उनको हकीर समझता है। सर आज की दुनिया में बहुत, और वो किसके लिए खड़ा हुआ है? उसके लिए जो उसको मुअज़्ज़ज़ समझता है। वाह, खुदा हुसैन को मुअज़्ज़ज़ समझता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और वो इज्जत के साथ खड़ा हुआ है, वो जिल्लत के साथ खड़े हुए हैं। तो बेनियाजी तो पैदा होगी, जो उस इज्जत और जिल्लत का शऊर रखता होगा उसके अंदर बेनियाजी पैदा होगी। तो यही हुसैन की बेनियाजी है। क्या कहने, बहुत जबरदस्त। और ये आज के दौर में कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जब कई सारे लोग एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और कुछ ही लोग हैं जो हक के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने बड़ी जगह देखा, बहुत जिंदगी में देखा कि अक्सर यह ऐसा होता है कि वो कार सरकार का बड़ा आदमी आता है ना, तो एकदम लोग भाग उठते हैं उससे सलाम लेने के लिए। बहुत खुदा वो किसी को कुछ नहीं देता, वो हकारत की तरह ऐसे सलाम। बिल्कुल। मैंने कई जगह ऐसा हुआ है कि अगर कोई आदमी आया, मैं अपनी आराम से जगह पर बैठा हूँ, ये नहीं मुझे जानता तो मैं कौन है इसको जानता हूँ, पता नहीं कौन है। खुदा की कसम मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई नुकसान हुआ और जो उसके इज्जत के साथ उसको भाग के सलाम लेने गए हैं उनकी कोई फायदा हुआ हो। ठीक है, उन्होंने भी जहमती की है। तो इज्जत तो वही है जो वो देगा। तो अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे रहो। लोग ज्यादातर पावर को भाग के रख, हालांकि वो उनको पहचानता भी नहीं होता। सही है। और ना बाद में उसने उनको पहचानना है, ठीक है ना। उनका सलाम भाग के लेना क्या हैसियत रही। ज्यादा अपनी इज्जत के लिए, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, उसको
आप ये जो लोग झुरमट बन के ना आप भेड़-बकरियों में शामिल ना हो। बस बिल्कुल, वेरी गुड एडवाइस। आप अपनी जात की पहचान रखते हैं, उस पहचान को बरकरार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब एक अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इससे कि सर आप नज़्में भी लिखते हैं, आप गज़लें भी लिखते हैं, मैंने कुछ आपकी नज़्में पढ़ी, कुछ आपके अफसाने भी पढ़े, तो उन दोनों में मुझे ऐसा लगा कि दो अलग लोगों ने वो लिखे हैं। जो आपकी नज़्में हैं उनमें इतना ज़्यादा म्यूजिक है, यानी एक वो ऐसा लगता है कि जैसे गीत है, और आपका जो प्रोज है वो काफी रफ है, यानी ग्रिट है उसके अंदर, और वो मंजर कशी तो बहुत ज्यादा करता है, और आपको एक समझे वो काफी रॉ है, वो म्यूजिकलिटी नहीं है उसके अंदर, यानी बिल्कुल जिंदगी को ऐसी दिखाता है जैसी जिंदगी है। तो जब आप प्रोज और पोइट्री लिख रहे होते हैं, क्या आप भी जो है वो दो अलग तरह के अली अकबर नातिक होते हैं? आपकी क्या कैफियत होती है? मैं आपको इसकी तशरीह ये कर देता हूँ, जब मैं शायरी कर रहा होता हूँ गोया मैं अपने इमेज में उड़ रहा होता हूँ, फ्लाइट है, इस दुनिया में नहीं होता। और जब मैं नस्ल लिख रहा होता हूँ तो मैं चल रहा होता हूँ। वाह, क्या एनालॉजी ड्रॉ की है। ठीक है, मुझे सही है। चलने और उड़ने के दरमियान का जो फर्क है, प्याज है, वो मुझे पता है क्या नहीं, हम भी कंसीडर समझ सकते हैं। कैसे आपने प्रोज कैसे लिखनी है। देखिए, प्रोज शायरी के लिए इस्तारा साजी और मौसीकी ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर शायरी नहीं होती, वो लायानियत होती। बिल्कुल, शायरी नाम ही रिदम का है, रिदम का है। जो प्रोज है उसके लिए ये दोनों चीजें जहर। क्या जरूरी है ये आपके ख्याल में कि प्रोज ऐसे ही होना चाहिए? प्रोज में म्यूजिक नहीं हो सकता, मौसीकी नहीं हो सकता। प्रोज में आप तमसील ला सकते हैं, प्रोज में मौसीकी लाएंगे आपका कारी चंद फिक्रों के बाद बोर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जो शायरी होती है उसमें इमेज की पावर इतनी होती है कि वो रिदम को बर्दाश्त कर लेता है, वो रिदम उसका सहारा बन जाता है। इसमें नसर में वो जो इमेज होता है वो हकीकत के इतना करीब होता है, वो मुबालगे के करीब है, ये हकीकत के इतना करीब होता है कि ये मौसीकी को थोड़े ही मिसरों के बाद वो छोड़ना पसंद करेगा, तो वो बोर कर देगा। और यार सीधी बात क्यों नहीं करता? सीधी बात, दास्तान जो होती है, कहानी जो होती है, उसमें सीधी बात अच्छी लगती है, और नसर की शायरी में सीधी बात अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, ये तो सही बात किया, यानी शिफ्ट कर जाता है दिमाग सॉरी। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि शायरी कैसे करनी है और नसर कैसे लिखनी है। लेकिन आप जिस राइटर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जिनके लिए आपने वो भी लिखी, बस मौलवी आजाद साहब, उनकी नसर में तो काफी शायराना नहीं है, उनकी नसर में तमसील है। मैंने पहले कहा वो कहानी बनाना जानता है। सही। उसमें आप जब उसकी नसर पढ़ेंगे, नसर के अंदर कहानी है, कहानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है। शायरी आगे कहानी नहीं बढ़ाती, शायरी इमेजरी कराती, उड़ाती है। आप एक ही ख्याल के मिसरा 10 दफा बदल के करें, आप दूसरा समझ आएगा। इसमें एक ही ख्याल को 10 दफा दोहराएंगे, वो छोड़ के किताब उधर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ना। तो नसर में आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। शायरी में दायरे में चले, भागे, जैसे मर्जी करें। नय्यर मसूद साहब भी कहते हैं, नय्यर मसूद साहब कहते हैं कि मैं नसर की कुव्वत से नसर लिखने की कोशिश करता हूँ, शायरी की कुव्वत बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो होनी ही नहीं चाहिए। जो लोग शायराना नसर लिखते हैं ना, वो फिर वो चांदी मजमून लिख के वो फिर फारूक हो चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि शायरी का मेयार क्या है, और ना वो शायरी करना जानते होते हैं, ना नसर लिखना जानते होते हैं, वो दोनों काम नहीं करते। सही। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है और बड़ा लतीफ फर्क है, और ये बहुत इसके अंदर फर्क बहुत गुड आंसर। शायरी से बाहर हो जाएं, एकदम शायरी से बाहर हो जाएं जब आप नसर लिखने लगे। जब शायरी करने लगे तो नसर तक फटकना भी नहीं चाहिए, नसर को भूल जाएं। वेरी गुड।
मैं करती हूँ, फिर तो तुम करो। चलो, इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड। मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसे आपके पसंदीदा शायर और नसर निगार जो आपको तारीख में और आज मास्टर दुनिया के अंदर महसूस होते हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, शायर और नसर दोनों जो आपको पसंद है। भाई नसर के तो बहुत सारे लोग मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं 3 का नाम ज्यादा लेता हूँ। एक तो मौलवी आजाद है, सही, उनका तो बहुत एक रतन सरशार है, एक फरतुल्ला बेग है। सही। उसके अलावा बहुत सारे नस्ल लिखने वाले मौजूद हैं। मैंने सबकी नस्ल पढ़ी हुई है, यहाँ इतने नाम है गिनवाए नहीं जा सकते, लेकिन सीखी इनसे है। सही, वाह। तो खासतौर पे मैंने नहजुल बलागा से बहुत कुछ सीखा है, उससे शायरी के रमूज सीखे हैं। नसर है वो इस्तारा कैसे खाना है, सीधी बात नहीं कर। तो दूसरा ये कि शायरों में नज़्म के शायर जितने 4, 5, 6 शायर हैं, बड़े अच्छे शायर हैं हमारे यहाँ, राशिद, फैज साहब और मिराजी वगैरह। तो उसके साथ गजल के शायर भी काफी, मतलब मुझे 1800 बस गालिब मीर को बहुत पढ़ा मैंने, गालिब को पढ़ा, अनीसुद्दीन को पढ़ा बहुत ज्यादा, और भी था सौदा वगैरह। और तो पंजाबी शायरी से मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत। मैं उसमें वारिस अब्दुल्ला और खासतौर पर शिव कुमार बटाली साहब, ये मेरे बहुत पसंद है। क्या बात है। तो आप पंजाबी शायरी मैं समझता हूँ कि सारी उर्दू शायरी पर हावी है 3 शायरों की शक्ल में। बहुत जबरदस्त मान गए वैसे, सही बात। अगर पंजाबी जानता है तो आम जो पंजाबी मंटो साहब ने भी एक जगह लिखा कि पंजाबी शायरी तमाम दुनिया की शायरी पर। हाँ, वो हावी है, वो बड़े तारे हैं उसके अंदर। तो ये दरअसल मेरा कभी ये सुन रहा हूँ, कभी वो सुन रहा हूँ, कभी वो पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो वो ना अब पूरी जिंदगी में इतना कैसे गिनवा सकता है आदमी। मैंने वही कहा ना कि आप लाखों चीजें पढ़ते हैं, सही बात है, लाशऊरी तो आपके अंदर जमा होती चली जाती हैं। ये नहीं है कि आप कुछ भी न पढ़ें और आप 2-4 किताबें ले आए, फिर उनकी हालत वैसी ही होती है जैसी तो आपको पता हो कि लोग कहाँ खड़े थे, फिर आप मैंने कहाँ खड़ा हूँ। ये जबरदस्त बात है बिल्कुल। टोनी मॉरिसन का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने पूछा कि क्या आप हमेशा से ये चाहती थी कि आप राइटर बने, तो उन्होंने कहा नो, आई वांटेड टू बी अ रीडर। हमेशा से। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि देखें, आपको फितरी तौर पे अदीब हैं बेशक, लेकिन फर्ज किया आप मतलब आप कंप्यूटर बनाना जानते हैं, तो आप कोई ऐसा कंप्यूटर बना लें कि आप समझते हो कि ये मेरी इजाज़त, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर की तारीख का मुताला नहीं किया तो आपको नहीं पता कि इस जैसे पहले कंप्यूटर बन चुके हैं, तो आपकी मेहनत तो जाया गई। बिल्कुल, बहुत एक्यूरेट बात आपने कही। आपको अपना बनाने के लिए पहले साहब का मुताला जरूरी है कि साहब का ये कैसा बना है, सही, ठीक है, और फिर मेहनत करेंगे। अच्छा, फिर ये भी है कि और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं इस पर, ये नहीं है कि जो मैं बनाऊं वो दूसरे भी अचानक बना लें। बिल्कुल, तो आपने उस सारी चीज को मद्देनजर रख के फिर अपना काम करना है, और उसमें भी आपने वो करना है कि आपकी फितरत उसके साथ पूरी तरह तय हमांग हो, इंसानी फितरत के साथ चलता नजर। सही, वेरी गुड आंसर सर। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि सर, मैंने तो आपके चंद अफसाने अभी पढ़े और नॉवल भी शुरू किए, इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन अफसानों में मैंने ये देखा कि आप देही जिंदगी, रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं, और मेरे लिए तो पर्सनली बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने पूरी शहरी जिंदगी गुजारी है और देही जिंदगी को देखना एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप मेरे गांव में आए रहे, वहां पे दिखा। अच्छा, मेरा भी हमारा भी एक गांव है खानेवाल, उधर हम मेरे रिश्तेदार होते हैं, तो थोड़ा बहुत अंदाजा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में ज्यादातर लोग जो शहरों की तरफ आ गए हैं और देही जिंदगी हमने छोड़ दी है, पहले तो सारे ही लोग उस तरह एग्रीकल्चर सोसाइटी में रहते थे, तो हमने क्या खोया जब हमने वो देही जिंदगी छोड़ दी, तो क्या रह गया पीछे? देखिए, अब तो दही जिंदगी भी वैसी दही जिंदगी नहीं रही, वो भी एक तरह से शहरी हो गई। जो देहात है उसमें भी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन,
बिजली, टेलीफोन, ये सारी चीजों ने वहां पे भी अजीबोगरीब, वो भी छोटे छोटे शहर ही हो गए। थोड़ा ये है कि अब आपको ये नहीं पता चलता कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है। आपको तब्दीली का एहसास नहीं रहता, कौन सी चीज वक्त कितना निकल गया। तो वो जो फितरत से के साथ हमारी अटैचमेंट थी, जब वो फितरत ने भी अपनी अटैचमेंट अलग कर दी, तो जैसे आप चीज एक छूट जाए ना तो दूर होती तो बहुत दूर हो जाती। तो हमने अपने खोने का एहसास ही खत्म कर दिया है कि हमें अब क्या गुडनेस थी उस लाइफ के अंदर जो हमने खो दी है। मतलब एक बच्चा है यहाँ पैदा हुआ है और वो यहाँ से निकला ही नहीं है, अब उसको उस नुकसान का एहसास ही नहीं रहा कि जिंदगी का एक और पार्ट था जो मुझे मिला ही नहीं। तो वो अगर उसने उसकी कोई झलक देखी होती तो वो उसको एहसास होता। बहुत अच्छी बात। तो वो उसको एहसास ही नहीं रहा कि मैं तो आधा पैदा हुआ हूँ, आधा तो मेरा कहीं और क्या, मैं देख नहीं पाया। लेकिन ये जो ये इस वक्त जिंदगी है जो नई नस्ल जा रही है ना, वो दरअसल एहसास जहाँ खो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि उस एहसास का खो जाना इनके लिए नहीं मतलब, क्योंकि वो तो मिलनी नहीं इनको। तो जब मिलनी नहीं तो उस पर ये डिप्रेशन ही है। अब हमारे लिए ये है कि क्योंकि हमने 20-25-30 साल की जिंदगी के इस पूरे तरह इसको जी के देखा, और फिर जी के देखा। ये नहीं है कि हम कोई शहर के आदमी थे, वही थे। और तो जब शहर में आए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, मैं हमारे लाहौर में काफी रिश्तेदार थे पहले हमारे गाँव में। मैं ना अपने गांव से अपनी दादी के साथ लाहौर में आया, तो वहाँ को महीना में रह गई। तो वहां से ना अचानक फिर हम एक दिन गांव चले गए। तो जब गांव गया ना तो ऐसे दाखिल होते ही वो एकदम सब्जा परिंदे और चहारे हैं, और वो मतलब जो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि मैं किस जहन्नम में था। मतलब मुझे वो हालांकि मैं गांव से क्या हुआ था, लेकिन वो महीना जो गुजार के एकदम मैं गांव में दाखिल हुआ, मुझे ठंडी सी हवा लगी और मुझे खुशबू आई एक तरह से उन दरख्तों से, उन जगहों से वाकई खुशबू आई। तो मैं कहा कि आइंदा मैं शहर ही नहीं जाऊंगा। मैं तो मेरा तो महीना जिंदगी का दाया हो गया, खत्म हो गया, मैं उधर बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये वो एहसास है जो हमारी इस नौजवान नस्ल को खत्म हो गया। तो आप देखें, एक दिन उस फितरत के साथ आप जब रहेंगे, उसके लम्स आपके अंदर दाखिल हो जाएंगे, वो आप पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो लम्स दाखिल ही ना हो, अब वो इंसान भी शायद जो शहर का इंसान है, उस इंसान से जो गांव का इंसान है, जिसके बहुत ही राज जज्बे हैं, जिसका एहसास बहुत गहरा है, जो अपनी फितरत से करीब है, बहुत फितरत से करीब है, वो मुख्तलिफ है आपके ख्याल में? देखें, हर दो जगह पे बुराइयां तो हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन हर दो जगह की जो अच्छाइयाँ हैं, कम से कम वो तो बाहम होनी चाहिए। यानी गांव के लोगों की अगर वो कोई काम करेंगे, मतलब गांव का आदमी है दूर दराज का, तो उसका ये है कि मुझे 1-2 वक्त की रोटी मिल जाए, आराम से मैं खा के सो जाऊँ। तो वो 12 घंटे पूरे सोता है। सही, ठीक है, वाह, सही। टाली के नीचे छाँव के, तो वो सो गया 4 बजे। ठीक है, इधर उसने बिल भी देना बिजली का, उसको 1700 जनाब जी वो मसला है। ठीक है, वो अब उसमें लगा हुआ है कि जनाब जी वो बच्चों को पढ़ा के ट्यूशन ले लूँ, फलां कर लूँ, फलां कर लूँ, फलां कर लूँ, इसका बिल दे दूँ, इसका बिल। उसने कोई बिल ही नहीं देना। अब उसको पता ही नहीं है कि इसका बिल भी होता है, मिनरल वाटर भी होता है, कि मुझे हेपेटाइटिस सी ना हो जाए। उसने तो नाल का वो घेरना, 2 हफ्ते पानी लेना, नहा लेना हुआ। तो हजारों बिल जो हैं वो उनसे मावरा है। वो तो उसका बड़ा फायदा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही एक नुकसान छोटा सा ये है कि अगर उसको हार्ट अटैक हो गया है तो अब वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा।
सही बात है, वो वही दम। तो ये फायदे तो हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फायदे ज्यादा है। और जो यूरोपीय या अमेरिकन लोग हैं वो अब इस बात को समझ चुके हैं और वो अपने दूर दराज इलाकों में, अपने गांव देहातों में ये सही कहा उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ये क्योंकि हम 100 साल पीछे हैं, अब पूरा बर्बाद करके फिर ये सोचेंगे। अभी बर्बादी रहती है। मॉडर्निटी का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जब तक तबाह नहीं करते हैं कंप्लीटली, वो उस वक्त तक हम लगे रहेंगे। अच्छा चलो, 2 और मेरे सवाल हैं, पूछूं मैं? अच्छा, एक तो सर ये सवाल है, पहले कौन सा पूछें? पहले पूछते हैं कि नॉवल लिखना एक मेहनत का काम है, ठीक है। इंस्पिरेशन तो आपने बताया, जैसे कैरेक्टर्स हैं वो खुद बताते हैं, कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ करना है, लेकिन जो 500 पेज का नॉवल है उसको लिखने के लिए हर दिन आपको कुछ ना कुछ, यानी जाहिर है कमिटमेंट करनी होगी। तो वो आप किस तरह करते हैं? आप यानी अपने आप को कमिट कैसे करते हैं कि मेरे अंदर कहानी है और मैंने लिखनी है? देखिए भाई, लिखना काम बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम। इतना मुश्किल काम है कि करोड़ों में एक आदि अदीब होता है, वरना तो सिर्फ पसंद ही होती है ना। आप लिखना है तो आपको, आपने नावल पढ़ा, आपको पता है ना किरदार बनाना कोई आसान बात थोड़ी है। यहाँ एक सफा लिख दे तो अगले सफे पे रेपुटेशन शुरू हो जाएगी। और तो और छोड़े, मैं थे ही काबू नहीं आएंगे, उसमें जारी सही नहीं आएंगे। तो लिखना जो है ना, ये बहुत जान जोखों का बड़ा, बहुत मुसीबत का काम। फिर ये है कि आपने लिखना है और उसके मुतालिक मुतालिया और उसका पूरा वो भी होता है। तो इंसान का दिमाग जो है वो आसाइश पसंद है। तबीयत जो है ना वो कहती है कि जो आज ये काम कल कर लें, तो कल तो कभी नहीं आएगा। कल तो कल पे लगा रहता है बंदा। जैसे नतीजा खेज काम जो है ना मुशक्कत तलब होते हैं, और बहुत मुशक्कत तलब होते हैं। तो बहरहाल ये तो एक सवाल का जवाब ये है कि तबीयत तो नहीं चाहती काम करने को, लेकिन तबीयत को ये भी पता है कि जिंदगी तो यही 60-70 साल बस मेरे ख्याल से, तो इसी में काम करना है। और अगर तुमने कोई जिंदगी में हिस्सा डालना है तो फिर तो काम करना ही पड़ेगा। तो कैसे लिख लेते हैं? अपनी तबीयत पे जबर करके। जैसे कहा ना कि आप 20 किलोमीटर कैसे चल रहे हैं, वो भी जबर है कि आपने भी कहा कि आप हल्के फुल्के हैं। वो हल्का फुल्का होने के लिए आपको बड़ा भारी काम करना पड़ता है। सही ठीक है ना, फिर जाके हल्का फुल्का होता है। तो एक तकलीफ जब होती है, आप आप औरत हैं, बच्चा पैदा जब करती है तो उसके लिए वो कितनी जहमत, 9 महीने की वो बच्चे की जहमत, फिर पैदा करते हुए जहमत, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो हल्का फुल्का हो जाती है। वो उसमें फख्र करती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी तकलीफ है। तो ये उसके बाद बंदा सरशार होता है कि यार मैंने इतना काम किया। तो आपको अंदाजा नहीं है कि नावल जब छप गया, छपने से पहले तक मैं कितनी तकलीफ में था। और आपको ये भी पता है कि मुझे कितने हजारों लोग कह रहे थे कि वो नावल कब आएगा। एक्सपेक्टेशंस कुछ है कि जो एक आदमी ऐलान कर चुका है कि नावल आना है, और फिर लोगों को इतना भरोसा है कि ये बड़ी चीज होगी। और फिर अगर वो होता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो मुझे कितने जूतों का वो, क्योंकि लोगों को तो अंदाजा नहीं है। वो नहीं, जो आपकी 9 लाख की कोठी है वो इतना शानदार नॉवेल है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही थी कि आपका ये जो नॉवेल, ये काम हल्का होता तो फिर तकलीफ तो हल्का होता तो फिर कैसा होता। तो फिर उसी मयार के मुताबिक आपने चीज बनानी है और देनी है, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन विशाल जौहर को बस हमें रैप अप करना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि सर, अभी मैंने ऑब्वियसली आपकी नॉवेल नहीं पढ़ी है, एक किरदार मुझे उसमें नजर आया है, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स बड़े मिसिंग है आपके अफसानों में से। नहीं, आप कुमारी वाला पढ़े नावल। अच्छा। उसमें फीमेल वो है ही फीमेल की मसैबत। अच्छा। पढ़ेंगी तो आप रोएंगी। चले, ओके, ये क्वेश्चन रिट्रैक्ट हो गया।
वो आप लेकिन मैंने देखा है कि आप नहीं, वो मेरे साथ वो कायम दिन में भी फीमेल करेक्टर हैं, वो जोधपुर शाह मोहम्मद के टांगे में भी शाह मोहम्मद के टांगे में भी, श्री का अफसाने में भी मेहरुन करेक्टर हैं। और वो आपने कम अफसाने पढ़े, आप पढ़े हैं, आप बहुत सारे फीमेल। चलिए, और कमारी वाला नावल तो है ही फीमेल, वो उसमें है, उसमें तो वो फीमेल का ही। चलिए, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, क्या आपकी रिलेशनशिप्स, आपके ताल्लुकात, रिश्ते ज्यादा आदमियों के साथ स्ट्रांग रहे हैं, या कोई स्ट्रांग औरत भी है आपकी लाइफ में जो? देखिए, ये सवाल जो है ना पोशीदा ही रहने देते हैं। अच्छा। हाँ, इन झगड़ों में हम कम पड़ते हैं। अच्छा। तो बाकी जाहिर फीमेल जिंदगी का हिस्सा है, उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? करना भी नहीं चाहिए। तो आतिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत हमने बड़ा एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया, आपने बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू की है, बहुत आपका अच्छा हम ममनून है आपके।